गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों। ठीक है, तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट 1 और लेक्चर नंबर ये स्टूडेंट 8 है। इस लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम एप्लीकेशन बोलते हैं। हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। और जो कि एप्लीकेशन क्या है? एक ही एप्लीकेशन है इसकी, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीन यहां से बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है: टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशन, जो कि हर साल आपके एग्जाम में एवरी ईयर आती ही आती हैं, जो कि बिल्कुल भी स्किप करने वाले टॉपिक्स हैं ही नहीं ये। ठीक है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार और ये आपका प्यारा सा चैनल है बीटेक पॉली बाई एके। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके जो भी नोट्स हैं, ठीक है, यूनिट 1 के, वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही बोलूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, नहीं बाकी ऐसा नहीं है कि नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, मिलेंगे आपको नोट्स। तो चलिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल ली, तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक पार्टिकल मानता हूं कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल मास m, जिसका मास क्या है m। कोई आपके पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या है कि केवल एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, या तो एक्स की डायरेक्शन में या वाई फिर में या फिर जेड, किसी भी में आप मान लीजिए। बेसिकली मैंने यहां पर लिखा है कि मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वो एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो भी मैंने पार्टिकल लिया है। और जो पार्टिकल लिया है वो मैंने बोला है कि वो उसकी जो बाउंड्री कंडीशन है, टू रिजिड वॉल, दो वॉल हैं। वो दो वॉल कौन कौन सी हैं? जैसा आप यहां पर डायग्राम में देख रहे होंगे, ये दो वॉल हैं कि ये जो पार्टिकल है इस बाउंड्री के अंदर ही है, इस बाउंड्री के क्या है? अंदर है। अगर ये अंदर है तब इसकी वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? देन यदि ये बाउंड्री से बाहर चला जाता है, ए और बी से बाहर आ जाता है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? ये अभी हम देखेंगे यहां पर। ठीक है, देन यहां पर मैंने यही लिखा है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l। तो यहां पर ये जो x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू l, ये बाउंड्री कंडीशन की लिमिट है। क्या है स्टूडेंट? लिमिट। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि द पार्टिकल इज फ्री टू मूव बिटवीन वॉल्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज 0। अगर कोई पार्टिकल है आपके पास, पार्टिकल यदि इस बॉक्स के अंदर है, मतलब ए और बी के अंदर है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अगर जैसे ये पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, वो इस बाउंड्री कंडीशन से बाहर आ जाता है, या तो इस साइड आ जाए या फिर इस साइड आ जाए, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो स्टूडेंट इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट मैंने यहां पर लिख रखा है कि आउटसाइड द बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो दोनों पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर पोटेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने, जब Vx बराबर 0 हो, जब 0 कब होगी? जब पार्टिकल इस बाउंड्री कंडीशन के अंदर रहेगा, इन दोनों वॉल के अंदर रहेगा, तब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी बाहर मतलब इंफिनिटी है, तो तब क्या रहेगी कि सर या तो x की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब या तो x से मतलब इससे इस साइड को इस साइड हो, तब या तो इंफिनिटी रहेगी, या फिर x इज इक्वल टू x लेस देन l रहे, तब यहां पर इंफिनिटी रहेगी। तो समझ में आई? तो दोनों बाउंड्री कंडीशन मैंने यहां पर लिख ली है कि कब 0 है और कब इंफिनिटी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख ली। उसके बाद द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड, यदि पार्टिकल बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, जब बाहर पार्टिकल है नहीं। आप एक बात सोचिए, जब कोई पार्टिकल यहां पर है नहीं, ना तो यहां पर है और ना ही यहां पर है, तो पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल दो वॉल्स के अंदर है,
इसके अंदर है, तो यहां पर मैंने लिखा है कि साई बराबर, जो साई है, साई मतलब वेव फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। और इसकी जो कंडीशन है वो x इज इक्वल टू एल से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल है। तो यहां पर स्टूडेंट हम यूज कर रहे हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कराई हुई है, तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है केवल ओनली वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन के लिए। वन डायमेंशन के लिए मतलब x की डायरेक्शन में, या फिर आप y की में भी ले सकते हैं, z की डायरेक्शन में, जो भी आपको बेटर लगे, दोनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने x की डायरेक्शन में लिखा है तो मैंने x लिया है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और मैंने ये भी कहा, क्या कहा कि यदि आपके पास फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल कहने का मतलब क्या है कि उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो 0 है। जब पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इसकी जगह आप 0 रखेंगे तो ई साई आपके पास आएगा, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है, फर्स्ट। ये आपके पास क्या हो जाती है, फर्स्ट। और ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म की जगह, ये यहां तक साई से पहले वाली टर्म, इस पूरी टर्म की जगह स्टूडेंट हम रखते हैं के स्क्वायर। पुट इसकी जगह हम क्या रखते हैं, के स्क्वायर। तो यहां पर हमने डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, या आपके पास कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। देन उसके बाद यहां पर जनरल सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 2 का जनरल सॉल्यूशन, बेसिकली जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन ये होती है a sin kx प्लस b cos kx, ये जनरल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 की, जो हमने k वाली मानी। अगर हम यहां पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मतलब x इज इक्वल टू 0 और साई इज इक्वल टू 0, यहां पर x ये रहा, x ये रहा, तो x की जगह आप 0 रखेंगे और इस साई की जगह आप 0, तो यहां पर 0 रखा, ये रख दिया। अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो इस, और यहां पर ये आपके पास 0, यहां पर ये 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब पूरी cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई b करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, b, तो b प्लस 0, तो b बराबर क्या आया, 0। जैसे ही आप b बराबर इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, b बराबर 0, तो b बराबर 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। और यही आपके पास ये वाली टर्म, ये आपके पास क्या बचेगी, ये बच जाती है। तो साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, इक्वेशन नंबर ये आपके पास आ जाती है 4। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन, तो ये जो टर्म बच के आती है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट आइगन फंक्शन। ये जो टर्म आपके पास, ये जो इक्वेशन आई है, ये आपके पास क्या है, आइगन फंक्शन है। क्लियर है ना। जैसे हमने b की वैल्यू इसमें b बराबर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये तो आपके पास ये टर्म बची, ये साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स बच जाता है, क्योंकि b बराबर 0, जब b बराबर 0 तो पूरी टर्म 0, तो ये बस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपके पास बच जाती है, जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है। अब सेम ऐसे ही हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन यहां पर अप्लाई किया है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन देखिए, x बराबर 0 और x बराबर l तो थी और साई बराबर 0। अगर मैं x की जगह l रखता हूं, ठीक है, x की जगह l रखता हूं, तो साई बराबर 0 ये हमने रख दिया, इज इक्वल टू a साइन के एक्स एल अपॉन के एल प्लस में 0, ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू cos 0 बराबर 1 होता है। और यहां पर हमने इसकी जगह क्या आएगा, ये जो आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, तो इसकी जगह ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपके पास क्या आया, a साइन के एल इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप मुझे बस एक बात बताइए कि साइन की जो वैल्यू है वो 0 कहां पर होती है, कि सर n पाई पर 0 होती है। तो n पाई पर मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है, क्योंकि sin से sin कैंसिल आउट, तो a नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं है, तो के एल इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई होता है। और यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई
अपॉन एल, जो कि पांचवी इक्वेशन है। जैसे ये आपके पास इक्वेशन आती है तो के बराबर हमने माना क्या था, अगर आपको ध्यान हो, जैसा हमने यहां पर मैं आपको बताता हूं, के की वैल्यू टर्म ये थी, अगर आपको दिखाई दे रही हो, दिख रही हो, हाँ एक सेकंड देखिए, के की वैल्यू यही तो थी आपके पास, के स्क्वेयर, ये जो के स्क्वेयर की वैल्यू आई है ये इसके इक्वल है, तो के की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है यहां पर पुट करेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर के इक्वल होगी। तो बेसिकली हमने ये यहां पर पुट कर दी, ठीक है, बेसिकली हमने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी और जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ये आई है और यहां से h क्रॉस की वैल्यू आप जानते हैं, h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई होता है। तो यहां पर जो h स्क्वायर है इसकी जगह आप वैल्यू को पुट करेंगे तो h अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, जब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर आएगा, 4 पाई स्क्वायर, इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और यहां से e बराबर निकालेंगे, e की वैल्यू निकालेंगे तो e इज इक्वल टू आपके पास आता है h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ये आपके पास होता है आइगन एनर्जी। मतलब आप n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो आपके पास आइगन एनर्जी आती हुई जाएंगी, ठीक है ना। ओके, देन यहां पर मैंने लिख रखा है कि हेंस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। अगर आपके पास कोई एनर्जी है, ठीक है, कोई किसी भी पार्टिकल की एनर्जी है, वो किसकी फॉर्म में, डिस्क्रीट की फॉर्म में। डिस्क्रीट की फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर मैंने डिस्क्रीट की फॉर्म में है। डिस्क्रीट मतलब कि अगर आप इस n की जगह, ये जो आपके पास n जो आया है, ये जो आपके पास ये जो टर्म आई है, इसकी जगह आप 1 रखेंगे तब क्या वैल्यू आएगी, तो 1 रखने पर ये वैल्यू आई है। अगर मैं स्क्वायर रखने पर, यहाँ h क्रॉस स्क्वायर, h क्रॉस नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, h स्क्वायर है ओनली, ठीक है। अगर e बराबर 2 रखूंगा मैं, n बराबर 2 रखूंगा तब ये वैल्यू आएगी, अगर n बराबर 3 रखूंगा तब ये, एंड सो ऑन, ये आपके पास वैल्यू आती रहेंगी। तो हेयर E1 E2 E3, तो ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू है, ये आपके पास क्या आई है, आइगन वैल्यू आई है। और ये जो टर्म है, ये आपके पास ये जो फॉर्मूला आया है ये आइगन एनर्जी का है। जब एनर्जी मतलब n की वैल्यू 1 2 3 आप रख रहे हैं, जो 1 2 3 रखने के बाद ये जो आपके पास आई हैं, ये इनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां से आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्लियर हो जाता है और आइगन एनर्जी क्या होती है वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसा हमने आपको बताया था कि आइगन, जब हमने वेव फंक्शन आपको पढ़ाया था तो हमने बोला था कि जब हम पार्टिकल इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे तब वहां से जाके आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और यहां से ये आपके पास k की जो वैल्यू आए हैं, ये जो k इन इक्वेशन नंबर 4, और जो k की जो वैल्यू, k बराबर क्या था, k बराबर ये था आपके पास, k बराबर क्या था, k की वैल्यू जो है वो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में आपको पुट करनी है। और इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 4 ये आपके पास है, तो k की वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी होगी। और k बराबर क्या है, k इज इक्वल टू एन पाई, ये आप देखेंगे k इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एल है, तो k बराबर एन पाई अपॉन एल, और ये x सेम एज इट इज, ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, 6। और ये आपके पास क्या है, यही तो आपके पास क्या है, आइगन फंक्शन है भाई, यही तो आपके पास क्या था, आइगन फंक्शन। इसी में तो हमने k की वैल्यू पुट करी है बस, और k की जैसी वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद ये आपके पास आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन 0 टू L लिमिट लगाते हैं, 0 टू L साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहां पर आपको याद होगा, ठीक है, साई स्क्वायर। और आप जानते हैं ये जो साई है ये भी साई है,
तो इस साई की जगह ये पूरी वाली टर्म जो है यहां पर आप पुट करेंगे और पुट करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसके इक्वल टू में 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमने यहां पर वैल्यू को रख दिया, उसके बाद स्क्वायर भी यहां पर कर दिया। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये जो ए स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट है, ये स्क्वायर बाहर लिखा, तो 0 टू एल है, ये स्टूडेंट क्या है 0 टू एल है। तो इंटीग्रेशन 0 टू एल 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू 1 है, dx इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये जो आपके पास इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो x आएगा और cos का क्या होता है साइन होगा। देन उसके बाद ये जो टर्म है सेम एज इट इज नीचे आइए क्योंकि x क्या हो जाता है 1 और 0 टू एल लिमिट लगाएंगे, 0 टू एल लिमिट हम रखेंगे। जब आप 0 टू एल लिमिट रखेंगे तो ये आपके पास टर्म आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू में 1 चलता रहेगा, इधर भी 1 है इधर भी 1, तो यहां पर इस 2 को इधर रखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 और यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एल आपके पास आएगा और ए बराबर कितना आएगा रूट 2 अपॉन एल। और इसको ए की जगह इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 आपको याद हो तो ए बराबर था, मतलब साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल थी, तो ए की वैल्यू ये आपके पास आई है, तो ये ए की वैल्यू हमने यहां पर रख दी तो ये आपके पास आ गई। और यही आपके पास क्या होता है, दिस इज नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन या फिर आइगन फंक्शन होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो आगे बात समझ में क्या है, तो यहां पर मैंने कुछ ग्राफ से मैंने डिनोट किए, ये एनर्जी के लिए है, ये जो आप डायग्राम देखेंगे ग्राफ जो देखेंगे तो ये एनर्जी के लिए, ये वेव फंक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए बनाया गया है। तो ये आप यहां से बना सकते हैं अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं एक दो और देन उसके बाद डीपीपी आपको दी जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1, an electron is bound in one dimensional पोटेंशियल बॉक्स विच हैज विड्थ, इसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ इतनी है, एज्यूमिंग द हाइट ऑफ द बॉक्स टू बी इनफाइनाइट, और उस बॉक्स की जो हाइट है वो इनफाइनाइट, कैलकुलेट द लोएस्ट 2, इसमें लोएस्ट 2 परमिटिव एनर्जी वैल्यू, तो एनर्जी वैल्यू आपको बतानी है लोएस्ट 2, मतलब n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए आप एनर्जी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप यहां पर L बराबर दे रखा है, विड्थ दे रखी है कितनी ये, ठीक है, n बराबर 1 और 2 के लिए। यहां पर आप जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी लेवल का, एनर्जी वैल्यू का, En इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें मास भी चाहिए क्योंकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये रहा। उसके बाद h मतलब प्लैंक कांस्टेंट होता है, उस जिसकी वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू यहां पर लिख ली। उसके बाद सभी जो वैल्यू है n बराबर 1 के लिए हमने ये रखा है, n बराबर 1 के लिए हमने वैल्यू निकाली तो e की वैल्यू ये आई है। सिमिलरली n बराबर 2 रखेंगे यहां पर, तो 2 के लिए वैल्यू ये आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने केवल 1 के लिए निकाली है, सिमिलरली आपको 2 के लिए भी निकालनी है जो कि मैंने यहां पर लिख ली है। ठीक है ना आपको, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 21-22 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये सेम ही है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सेम है, बस यहां पर क्या है कि लेंथ आपको दे रखी है ये रही, और उसके बाद यहां पर क्या है आपके पास न्यूट्रॉन है, अब की बात न्यूट्रॉन, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था इलेक्ट्रॉन्स था, तो मास चेंज हो जाएगा, बस क्या होगा मास चेंज। और यहां पर व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी, यहां पर लोएस्ट एनर्जी पूछे, लोएस्ट मतलब n बराबर 1, अगर हाईएस्ट पूछता तो तब कि n की वैल्यू ये है, तब उसके लिए आप एनर्जी कैलकुलेट करिए, तब आपको n की वैल्यू गिवन होती। अगर लोएस्ट पूछता है तो n बराबर 1 ही है उसमें, जब n बराबर 1 है तो यहां पर n बराबर आपने क्या रखा 1।
इस फॉर्मूले में। जब आप इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू आपको दे रखी हैं, यू विल बी कैलकुलेट द आंसर, जो कि आपके पास एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो दो न्यूमेरिकल हमने यहां पर सॉल्व करवा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आपको एक डीपीपी है जिसके अंदर ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है, इसी फॉर्मूले के बेस हैं। ठीक है, बस यहां पर क्या आपको क्या है कि डिफरेंस आपको निकालना है। जो आपके पास E2 एनर्जी आएगी, E2 में से E1 को आप घटा देंगे तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, सेम ऐसे ही है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले, दोनों ही जो न्यूमेरिकल हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस हैं। ठीक है, ओके, और आप इनका कमेंट में आंसर बताएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर वही है कि जो आपके पास वन डायमेंशनल बॉक्स की जो डेरिवेशन है वो आपको लिखनी है, प्रूफ करनी है। 2017-18 में पूछा गया फर्स्ट सेम में, सेम ऐसे यहां पर राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन, वही आइगन वैल्यू बताइए, आइगन फंक्शन बताइए, और यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन भी बताना है और उसके साथ साथ पार्टिकल इन वन डायमेंशन की भी डेरिवेशन को प्रूफ करना है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, पार्टिकल इन वन डायमेंशन। ठीक है, अगर आई होप कि आपको ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन समझ में आया होगा। बस इसके बाद एक लेक्चर और बचता है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 में डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देन उसके बाद ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद इसकी वन शॉट हम लेकर आएंगे। ठीक है ना, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।